हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत सही होंगे। मैं भी बहुत सही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, इंडिकेटर करवाएंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो उस प्रॉमिस के हिसाब से हम लोग यहाँ आज इंडिकेटर शुरू करेंगे। तो इंडिकेटर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वो ये कि अगर आप मेरे चैनल को नए हो, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और एक दो चार दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों से पिछले क्लास में मैंने इंडिकेटर तक ला के छोड़ा था। इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर मैंने बताया था, इंडिकेटर मतलब था इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करेगा? एसिड को और बेस को। ठीक है, मतलब एसिड को मेजरमेंट करेगा और बेस को मेजरमेंट करेगा। तो एसिड को मेजरमेंट करके और बेस को मेजरमेंट करके आपको उसकी वैल्यू बताएगा। तो आगे हम देखते हैं इंडिकेटर क्या क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी और सीखेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर होता क्या? अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इंडिकेटर क्या होता है, तो उसको क्या बताओगे आप? उसको ये बताना है कि इंडिकेटर जो होता है वो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, कैसे मेजर करता है? अपना कलर चेंज करके। ठीक है, तो कलर कैसे चेंज करता है? इंडिकेटर्स यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा। जो इंडिकेटर्स होता है आर द सब्सटेंसेस होता है, मतलब केमिकली इसको बनाया जाता है, दैट चेंज देयर कलर। ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं, ठीक है। और ऑर्डर, ऑडोर, सुगंध, ये होता है ना ऑर्डर मतलब। ठीक है, अब देखो इंडिकेटर्स क्या करता है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर्स। अब डिपेंड्स करता है आप कौन से सॉल्यूशन में कौन सा सब्सटेंसेस के साथ उसको इंटरेक्ट करवा रहे हो, एसिड सब्सटेंसेस के साथ या बेसिस के सब्सटेंस के साथ। तो इंडिकेटर क्या होता है? एक सब्सटेंस का बना होता है जो क्या होता है, चेंज करता है, किसका? कलर चेंज करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये चीज सीखेंगे हम लोग कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। इंडिकेटर आप लिख लो यहाँ पे, टाइप ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो पहले हम यहां से शुरू करते हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो पहला इंडिकेटर लिख लो पहले। हम लोग यहां से शुरू करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में तो सुने भी हैं, थोड़ा सा सुने हैं ना। जो ऑनियन को हमने काट करके चॉप करके, ऑनियन चॉप को क्या किए थे, फ्रिज में रख दिए थे और सुबह निकाले थे, तो क्या हो गया था, इंडिकेटर हमारे पास बन चुका था। मतलब उसकी ऑर्डर जो हुई चेंज, मतलब वो एक तरह से इंडिकेटर हो गया था। वो क्या था, एक तरह से ऑर्डर इंडिकेटर था। मतलब उसको स्मेल करके हम लोग पता करते थे, कपड़ा में बांध कर रख दिए थे। याद है ना? नहीं याद है तो आप एक बार फर्स्ट वाली लेक्चर देख लेना, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, फाउंड इन नेचर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो हम लोग नेचुरली बनाते हैं क्या होगा, उसको बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है,
अब देखो ये क्या होता है हमारे, तो बहुत सारा इंडिकेटर्स हम बनाते हैं नेचुरली। क्या होता है इन प्लांट्स, जो आपको प्लांट के माध्यम से क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर, इन द प्लांट, लिख लो, ठीक है। जैसे आपको अगर कौन सा प्लांट है तो क्या बताओगे, लिटमस सॉल्यूशंस। फाउंड इन नेचर क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, जब पर्पल कलर होता है, जैसे मान लो लिटमस आपको, लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि इंडिकेटर के ऊपर सॉल्यूशन का ही लेप लगा होता है। सॉल्यूशन मतलब जो सब्सटेंस होता है, इंडिकेटर मान लो एक तरह से एक पेपर का होता है, इस पर क्या होता है सब्सटेंसेस का कोटिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे लिटमस सॉल्यूशन हो गया, तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, ये पर्पल कलर का होता है हमारा, ठीक है। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर्पल कलर, ये एक्सट्रैक्टेड कहाँ होता है, जो हमारा लिंचिन का पेपर, लिचिन प्लांट्स, ये किससे होता है, थैलेपिया डिवीजन का होता है। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, थैलेपियाता, थैलेपियाता, ठीक है। तो कुछ इन नेचुरल इंडिकेटर्स का नेम है वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। तो अभी हम नेचुरल इंडिकेटर्स देख रहे हैं जो नेचुरली फाउंड होता है नेचर में, और प्लांट्स में जो लिटमस सॉल्यूशन सब्सटेंसेस होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, इंडिकेटर बनाते हैं, इंडिकेटर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंडिकेटर नेचुरल से इंडिकेटर है हमारे पास। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से है, एक टेबल बना के दे दे रहा हूं मैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले ये देख लो इंडिकेटर्स, यहाँ पे लिखो INDICATO, इंडिकेटर्स, कलर्स, इसका कलर कैसा होता है, इन एसिडिक मीडियम, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाइए प्लीज, कलर्स इन अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, ठीक है, या बेसिक लिख लो यहाँ पे, ठीक। तो पहला हमारा क्या है, लिटमस इंडिकेटर, क्या है लिटमस इंडिकेटर, ये क्या करता है रेड में, ये क्या करता है ब्लू में, ठीक है। जब भी कोई एसिडिक के साथ कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तो दिक्कत नहीं है। रेड कैबेज, ये लाल वाला पत्ता गोभी देखे हो ना आप लोग, रेड कैबेज वो एक तरह से क्या है हमारे पास इंडिकेटर है। रेड कैबेज, JUIC, जूस, ठीक है। ये कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम लीव से, जूस निकलेगा तो लीव से ही तो निकलेगा। ये क्या होता है रेड में, ये क्या होता है ग्रीन में। जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ डालते हैं तो क्या कर देता है, ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। टर्मरिक जूस, टर्मरिक मतलब क्या होता है हल्दी, टर्मरिक जूस ये क्या करता है, येलो, पहले तो येलो होता है एसिडिक सॉल्यूशन का, येलो होता है, फिर क्या होता है रेडिश, लिखते जाओ लिखते जाओ, फिर क्या है फ्लावर्स ऑफ
हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया प्लांट्स होता है एक, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया प्लांट्स। ये क्या करता है, आपको ब्लू से पिंक, ठीक है, ये एक टेबल बन गया आपका, लिख लीजिए। तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर्स खत्म किया। जो नेचुरली फाउंड क्या आता है, जो नेचुरल हमारे जो लिटमस है, रेड कैबेज है, टर्मरिक जूस है, और ये हाइड्रेंजिया प्लांट्स है, ये सब क्या हुआ हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो आपको पूछेगा नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरली फाउंड क्या आता है, और ये टेबल लिख देना। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप बता देना, और कौन सा कलर कैसे चेंज होता है वो भी बता देना, ठीक है। ठीक है, अब कौन सा इंडिकेटर है, दूसरा इंडिकेटर हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो हम लोग बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, लेबोरेटरी का यूज करके, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है, मतलब लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है, और इंडस्ट्रीज, ठीक है, लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, METHY, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है हमारी, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। फिनाफ्थलीन, 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 मिथिलीन, मिथिलीन ब्लू एंड मिथाइल रेड, ये सब क्या है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। और थोड़ा सा इसका नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ये तो लिख लिए होंगे ना आप लोग, आप हमारे साथ लिखते जाइए। मैं इतना फास्ट भी नहीं लिखता हूँ, स्लो स्लो लिखता हूँ, आपका भी नोट्स बन जाएगा, और अब मैं भी आप लोगों को अच्छे से लिख पा रहा हूँ, या आप समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंडिकेटर कलर क्या होता है, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। और न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो पहला हमारा क्या पास था, हमारे पास फिनाप्थिलीन्स, मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है, इसमें क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज का बात करें, कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। आप लोग को शायद अच्छे से दिख रहा होगा बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं ना। मिथाइल ऑरेंज क्या होते हैं हमारी, रेड होती है, और ये क्या होती है, येलो होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ऑरेंज होती है। तो जब भी हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा, येलो कलर दे देगा, उसका सॉल्यूशन का इंडिकेट कर देगा। जब हम नेचुरल सॉल्यूशन मतलब
जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब पीएच क्या है भैया, पीएच मैं आगे बताऊंगा कि पीएच क्या है, ठीक है। अब ये समझ लो कि पीएच जिसकी 7 होगी उसकी नेचुरल्स बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी कलर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ऑल्फैक्टरीज हमारी इंडिकेटर्स होती है उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ सीख लेते हैं। तो अब तीसरा इंडिकेटर क्या है हमारे पास, हमारे पास है तीसरा इंडिकेटर, यहाँ पे एक हेडिंग डालें, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करता है, दो सब्सटेंसेस, मतलब ये इसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज होते रहती है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस, whose order change in acidic और बेसिक मीडियम। समझे, मतलब ओल्फैक्टरी इंडेक्स मतलब जो वो स्मेल, आप हर चीज़ को तो आप टेस्ट करके पता नहीं कर सकते ना। मतलब कोई आपको कुछ एसिड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जीभ से। कुछ एसिड है जिसे हम छू के तो नहीं करना है अभी, कुछ एसिड्स को हम क्या करते हैं, स्मेल करके, मतलब सूंघ करके भी टेस्ट करते हैं। जैसे आप घर में दही होगा आपको, कर्ड, ये कर्ड को थोड़ा दिन रखने के बाद क्या होती है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, मतलब खट्टे टाइप का स्मेल आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको मिल्क का देख लो, तो मिल्क आप थोड़ी देर रख दो, मिल्क तो अब फ्रेश मिल्क तो अच्छा लगता है टेस्ट उसका, स्मेल करने में। जैसे आप फटने लगती है, मतलब मिल्क खराब हो जाती है, तो अब क्या होती है, इसकी टेस्ट चेंज हो जाती है स्मेल करने की, ठीक है। तो हमारा नाक भी तो एक तरह से इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, जो इंडिकेट्स करता है कि हाँ भाई ये मिल्क जो है अब कर्ड बन चुका है, मतलब ये खट्टा हो चुका है, एसिडिक नेचर। तो पहले एसिडिक क्या होती है, मिल्क में क्या होता है, तुम्हारे पास जब आता है तो सही रहता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, अब वो इसकी एसिडिक नेचर क्या हो रही, घट रही है या बढ़ रही है, वो आगे हम लोग पीएच वैल्यू से देखेंगे। अब फिलहाल ये समझते हैं कि हम लोग क्या हो, टेस्ट चेंज होते जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अब समझ में आया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघ के पता करने वाले इंडिकेटर को बोलते हैं ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे हम लोग, वनीला, एक्सट्रैक्टेड, और ओनियन। हमने तो सबसे पहला ओनियन वाला सीखे थे कि ओनियन को हमने काट करके उसको फ्रिज में डाल दिया था और वो फिर इंडिकेटर बन गया था। ओनियन का स्मेल देखता है ना कितना गंदा सा होता है। लड़की हम लोग खाती भी नहीं है जब स्मेल आता है मुंह से, प्याज से, बहुत ज़्यादा ओनियन से, ठीक है। द स्मेल ऑफ दिस टू इंडिकेटर्स कैन बी डिटेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली। जब एसिड, ये इसकी प्रेजेंस कहाँ होगी, सिर्फ एसिडिक में। जब एसिडिक होगी सॉल्यूशन तभी हम इसका परीक्षण कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इंडिकेट कर पाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में ही ओनली, ठीक है। बट बेस के केस में ये ऑर्डर वाली जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वनीला, ऑनियन, ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक आपका इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब जो सबको टेस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे आपको ऑल्फैक्टरी जो होगा ओनली एसिडिक पे ने, एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा कि हाँ ये एसिडिक है, ठीक है। बेसिक में ये काम नहीं करेगा। जैसे आप एक यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लो,
ठीक है। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर में मैं ये बता रहा हूँ, यूनिवर्सल जो एसिड होता है ये क्या करता है, जज करता है। किसको जज करता है, जज हाउ स्ट्रॉन्ग, क्या, एसिड, हाउ स्ट्रॉन्ग a given acid और बेस। एक्चुअली ये क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है हमारा मिक्सर होता है। किसका मिक्सर होता है, अभी आपने देखा था कि बहुत सारा कभी एसिड के लिए इंडिकेटर आता है, कभी बेस के लिए इंडिकेटर है। मतलब हर एक इंडिकेटर को हम एक तरह से यूज नहीं कर पा रहे थे। कुछ इंडिकेटर्स को हम सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन पर टेस्ट कर पा रहे थे, तो बेस पे नहीं कर रहे थे, जैसे ऑल फैक्ट्री जो के। लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये मिक्सर होता है। मिक्सर मतलब जो एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को इंडिकेट कर सकता है ये, ठीक है। तो ये मिक्सर ऑफ क्या होता है, सेवरल इंडिकेटर्स होता है। ये मिक्सर ऑफ क्या होता है, सेवरल इंडिकेटर्स को करता है। ये क्या करता है, डिफरेंट कलर्स एट अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या करेगा, इट शोज, इस तरह से बना लो, एक मतलब एक पॉइंट वाइज में रहता है ना, तो आप ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज में लिखो। एक स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का तरीका, और उसको क्या कर याद करने का तरीका भी अलग हो। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या करता है, जज करता है हाउ स्ट्रॉन्ग है गिवन एसिड और बेस। मतलब कोई एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, दोनों को पता करता है। कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मतलब बहुत सारा इंडिकेटर को एक साथ जोड़ करके बनाया जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, ये तो एसिडिक पे चलेगा, बेसिक पे चलेगा, या एसिडिक बेसिक दोनों पे भी करेगा। तो ये क्या करेगा, इट सोच करेगा। क्या सोच करता है, इट सोच डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको मतलब अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं कि इसमें हाइड्रोजन का टर्म कैसे आएगा। आप हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन आयन ये देख लो कि जो भी इंडिकेटर्स है ना, जो हमारे इंडिकेटर्स होती है, एक्चुअली हाइड्रोजन आयन के ही काउंट्स करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब एसिडिक होता है तो H प्लस देता है, ठीक है। जब बेसिक होता है तो OH माइनस आयन देता है। तो जब भी एसिडिक सॉल्यूशन का बात करेंगे तो ये किसका बात करेंगे हम, H प्लस आयन। तो ये इंडिकेटर्स करता है क्या है, इंडिकेटर्स काउंट करता है किसको, H प्लस आयन को। जब भी इंडिकेटर्स होगा वो इंडिकेटर इसको काउंट करेगा, हाइड्रोजन आयन को। जिसमें जितना हाइड्रोजन आएगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। मतलब H प्लस ज़्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी H प्लस करेक्टर ज़्यादा होगी वो H माइनस क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो ये H प्लस मतलब H प्लस को ही काउंट करता है, ठीक है। तो आपको इंडिकेटर्स खत्म हो गया। अब जब इंडिकेटर्स हमें पता चल गया कि इंडिकेटर्स क्या होता है, तो अब किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। इसी तरह से हम इसका यूज करके हम बेस का भी पता कर सकते हैं कि ये कितना स्ट्रांग बेस है और कितना वीक बेस है। इससे पहले हमारे पास तो यंत्र ही नहीं था कि हम मेजर कैसे करते हैं। अब हमने देखो बहुत सारा चीज़ सीख लिया हम लोग। क्या क्या सीखा हमने, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड बेस कैसे रिएक्शन करता है। तो ये सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीख लिए हैं। अगर आप अभी मतलब ज्वाइन कर रहे हो तो आप पिछले क्लास में देख लो वीडियो, सारा कुछ मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए पता चल गया कि एसिड और बेस को कैसे मेजरमेंट करते हैं, मतलब। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब इंची फीता हो गया है मेजरमेंट करने का। तो अब कर ये नया हेडिंग डालेंगे और हेडिंग का नाम होगा स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, मतलब कौन सा है एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स है H प्लस आयंस। ठीक है, तो अब पहला लिखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ किससे डिपेंड करता है, किससे रिलेट कर सकते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है वो H प्लस आयन की वजह से ही होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, अब एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मतलब कोई भी सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे और देखेंगे इसमें किसमें H प्लस ज़्यादा है। जिसमें H प्लस ज़्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा, जिसमें H प्लस कम होगा वो क्या होगा, वीक एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस, ये दोनों चीज़ के लिए बात करेंगे ना हम। मतलब जिसमें H प्लस ज़्यादा होगा वो एसिडिक होगा और जिसमें OH माइनस ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक होगा। लेकिन हमारा जो इंडिकेटर्स है सिर्फ H प्लस आयन को काउंट करता है, तो हम ऐसे समझ लेंगे जिसमें H प्लस ज़्यादा होगा उसमें OH माइनस कम होगा, मतलब इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी इसकी बेसिक नेचर कम होगी। ठीक है, मान लो कोई सॉल्यूशन निकाला आपने, कोई सॉल्यूशन में देखा कि H प्लस ज़्यादा है तो मतलब एसिडिक हो गई ये। ठीक है, अब हम OH माइनस इंडिकेट्स मतलब काउंट नहीं करते हैं, हमेशा H प्लस आयन काउंट करते हैं, किसमें, इंडिकेटर्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ये लिख लीजिए, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर हैंडराइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, कुछ स्पेलिंग मिस हो जा रही है, क्योंकि मैं स्पीड में लिखता हूँ, मैं दिमाग में लैंग्वेज चलती रहती है क्या लिखना है, इसलिए कभी कभार मिस स्पेल हो जाती है, तो आप उसको ध्यान से करेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, किसी सॉल्यूशन में क्या होगा कि H प्लस जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो H प्लस आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग H प्लस आयन होगी उतनी स्ट्रॉन्गर ऑफ एसिड होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर बेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, लार्जर द नंबर ऑफ OH माइनस आयन स्ट्रॉन्गर इज द बेस। स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, तो आप नेचुरल इंडिकेटर किस तरह से होते हैं, एक इंडिकेटर मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैसे होती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में। हमें पीएच का वैल्यू पता होना चाहिए, चाहे हम पानी पी रहे हों, हमारे बॉडी का हो, डेली लाइफ में आगे हम पढ़ेंगे डेली लाइफ में कि हमारी पीएच का वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास एक इंडिकेटर इस तरह से होता है, मैं एक सिंपली एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, मान लो बीच में हमारा न्यूट्रल 7 है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ से हम हाँ
ये ठीक है। ये देखो H प्लस, मतलब इसमें हाइड्रोजन की काउंट ज़्यादा है इधर, धीरे 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 घटा दो इधर, इधर कंसंट्रेशन H प्लस ज़्यादा है जो कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर हो गया 0, यहाँ 7, यह हो गया 14। तो अब इधर से क्या होगी, ये इधर, ये इधर, मतलब इधर एसिडिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब 7 से एसिडिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मान लो pH की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे इधर घट रही है, मतलब 6 5 4 3 2 1 इस तरह से हो रही है ना, 0। तो अब मान लो इधर क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोई सॉल्यूशन की वैल्यू 6 है 5 है 4 है 3 इस तरह से घट रही है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, मतलब H प्लस आयन क्या होगा, इंक्रीजेस। अब देखो इधर क्या है, हमारा H प्लस आयन बढ़ रहा है, इधर थोड़ा कम है, तो इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इधर बढ़ेगा, इधर डिक्रीज ही तो करेगा। ये देखो यहाँ से हम, इधर क्या है, ज़्यादा बढ़ रहा है ना, धीरे 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 क्या हमारा H प्लस घट रही है यहाँ पे। जब H प्लस घट रही है तो हमारा क्या बढ़ रहा है, OH माइनस बढ़ रहा है, यही तो है। मतलब इधर H प्लस ज़्यादा है, इधर H प्लस कम है, लेकिन OH माइनस इधर ज़्यादा है, OH माइनस इधर कम है, यही हो रहा ना। इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन H प्लस, मतलब जो हमारा इंडिकेटर्स है ओनली H प्लस काउंट कर रहा है। इधर क्या हो रहा है, H प्लस ज़्यादा है हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल, द पीएच स्केल, ठीक है। आपको पीएच का स्केल, जो पीएच अगर मेजरमेंट करने जाएगा तो पीएच मतलब होता है क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पीएच इंडिकेटर से काम क्या होता है, कितना हाइड्रोजन है उसको काउंट करना है, ठीक है। थोड़ा पीएच स्केल के बारे में देख लो। एक नया हेडिंग डालते हैं हम लोग, हेडिंग क्या यहीं पर करते हैं ना, पीएच स्केल। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको लिखते हैं द पीएच स्केल। इतना इंपॉर्टेंट है कि द लगाना पड़ता है हमको, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। पीएच स्केल क्या करता है, मेजरिंग करता है। क्या मेजर करता है, मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को मेजर करता है। अगर इसमें पी के मतलब अगर बोला जाए तो ये पी क्या है हमारा, पावर, ठीक है। द पी स्टैंड्स, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेंस। इतनी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ। विच मीन्स पावर,
इन जर्मन लैंग्वेज। इसको बोलते हैं प्रोटेंच। ये जो पी है ना, इसको प्रोटेंच बोलते हैं। और जर्मन लैंग्वेज में क्या होती है, पावर होती है जर्मन लैंग्वेज में इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, रेंजिंग वैल्यूज ranging from 0, 0 मतलब क्या हो गया, वेरी एसिडिक, टू कहाँ तक, 40 तक, वेरी अल्कलाइन मतलब वेरी बेसिक, मतलब बेसिक। तो अब ये समझ में आया ना, पीएच क्या है हमारे, पीएच जो होता है ये नंबर होता है, पीएच इज अ नंबर, which indicates the acidic or basic nature of the solution। ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे कि pH के वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा, ये हटा लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो लिख लेते हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में? अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा कमेंट में लिख दीजिए, हाँ अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, हाँ मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझ में आ रहा है। थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगा तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। ये चीज़ तो पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर पीएच का इक्वल टू 7 होगा तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हम लोग को पता होना चाहिए कि पीएच के वैल्यू लेस देन होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक होगी। जब लेस देन होगा सॉल्यूशन इज एसिडिक होगी, इक्वल टू 7 होगा तो न्यूट्रल्स होगा। हमारा प्योर वाटर जो होती है क्या होती है, न्यूट्रल्स होती है। जो हम पानी घर में पीते हैं ना, प्योर वाटर इज न्यूट्रल्स, इसमें कोई H प्लस नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस, मतलब इसमें कोई आयंस होता नहीं। अगर हम लोग आयन पियेंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे ना, मर जाएंगे ना। तो हम लोग आयंस नहीं पीते हैं, हम लोग न्यूट्रल्स पीते हैं। जो प्योर वाटर होती है इसको न्यूट्रल्स क्या हो, न्यूट्रल्स उसकी पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ही बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो नेचुरल सॉल्यूशन होती है उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग भी थोड़ा सा देख रहे हो, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। पीएच के बारे में बहुत सारा जानकारी मिल चुकी है हम लोग को। अभी जो हो रहा है पीएच मीटर जो होता है हमारा, अभी अभी जो रिसेंटली यूज हो रहा है हम लोग का, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। एक ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो इसी तरह से बनाया गया, जो प्योर वाटर्स है तो इसी तरह से बनाया गया है, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, तो ये हम तो स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं ना कि कौन सा एसिडिक ज़्यादा स्ट्रांगर है, कौन सा बेसिक ज़्यादा बेसिक है, स्ट्रांगर बेसिक है, ठीक है। तो अब तो सीधा सिंपल से हमारे पास इंडिकेटर होगा, लगा देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ, ये हेडिंग डाल लीजिए नया कि पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हमारे पास पीएच की पता नहीं होगी वैल्यू, तो हम पानी क्या होगा, गड़बड़ पानी पी लेंगे, उस वजह से हम क्या बीमार पड़ सकते हैं। अगर मान लो पीएच की वैल्यू हमारे वाटर की ग्रेटर देन होगी 7 से, तो क्या हो जाएगी, आप बताओ क्या होगा। 7 से ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, बेसिक इन नेचर कन्वर्ट होने लगता है। 7 से कम होने के बाद क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। जो 7 होता है तो न्यूट्रल्स होता है। तो अब पीएच अगर 7 से हम लोग को पता नहीं होगा एवरीडे लाइफ में कि इसकी पीएच की वैल्यू कितनी है, और हम वही पानी पी रहे होंगे, तो क्या होगा, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। हालत क्यों ख़राब होगी, जो हमारे लिविंग ऑर्गन्स होता है हमारे शरीर ह्यूमन बॉडीज़ का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसकी नैरो रेंज होती है पीएच वैल्यू सर्वाइव करने की हमारे बॉडी की। जो हमारे पीएच रेंज होता है 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8, इसी रेंज में हमारी ह्यूमन्स ऑर्गन्स जो होती है वो सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास पीएच की नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। पीएच पता होगा तभी तो हम वाटर को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स है वो हमारे पीएच रेंज पे डिपेंड्स करता है। ठीक है, जैसे कि रेन वाटर जो होती है हमारी, जैसे अब मान लो ये तो हमारी ह्यूमन ऑर्गन ह्यूमन्स बॉडी के लिए हो गया। ठीक है, अगर मान लो हम जो हमारे कृषि है एग्रीकल्चर्स है, तो एग्रीकल्चर्स पर भी तो इफेक्ट करता है। जैसे एसिड रेन हो गई, तो ये सब वजह से क्या होता है, किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फसल खराब हो जाती है। तो ये सब कैसे होता है एक्चुअली, वो मैं इसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा। जो हमारी एसिड रेन होने से क्या होता है, जब एसिड रेन मान लो अगर नदी में हुई, तो एसिड रेन क्या होता है, इस मान लो अगर पानी में आई तो एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ जाएगी पानी की। और एसिडिक नेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, रिवर वाटर की क्या होगी, एसिडिक वैल्यू पीएच की वैल्यू क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। और जो एक्वाटिक लाइफ होती है, मतलब उसमें जो मछली है, पानी के अंदर जो भी जीव जंतु रहता है, उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी रहने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे पीएच जो है हमारे हमारे लिए, और जो हमारे कीट्स होते हैं जीव जंतु, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। इसलिए हमें पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो आपको एसिड रेन हुई कहीं खेतों में, खेत मान लो आप किसान का खेत है, तो इसमें क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। अब क्या होगी, जो हमारी फसल है मोर एसिडिक नेचर में क्या होगी, नहीं उगेगी। नहीं उगेगी तो क्या हो जाएगा, फसल खराब होगी, तो उससे क्या होगा, पैदावार कम होगा। पैदावार कम होगा तो भूखे मरेंगे ना हम लोग। तो इसको पीएच को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से क्या होता है, सॉइल की टेस्टिंग होती है। ये जब भी किसानों को खेती करना होता है, उस सॉइल को क्या करता है, टेस्टिंग करवाता है। टेस्टिंग करने के बाद ये पता चलता है कि इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसमें बेस डाल के इसको न्यूट्रल करना चाहिए। ठीक है, तो पीएच जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब पीएच ऑफ द सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने किसान की, क्योंकि हमारे तो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में मिट्टी का बात बहुत पहले होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि मिट्टी ना रहे तो हम लोग का सर्वाइवल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे। ठीक है, तो देखो एवरी टाइप ऑफ प्लांट जो होता है रिक्वायर करता है स्पेसिफिक पीएच रेंज।
हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होना चाहिए। कंटेंट करता है स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है हर एक क्रॉप्स के लिए, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ प्लांट्स मतलब क्रॉप्स का, सारे प्लांट्स के लिए बात कर लें, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है, ठीक है। तो ये जरूरी होगा कि प्लांट्स जहां लगा रहे हैं वहां पे सॉइल की क्या होगी, टेस्टिंग होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। सॉइल की टेस्टिंग क्या होगी, इसकी पीएच वैल्यू, इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है। सॉइल की टेस्टिंग होगी कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, देन पार्टिकुलर क्रॉप जो होगा उस पर लगाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकुलर क्रॉप्स उस पर क्या आना चाहिए, इम्बेड करना, मतलब फसल लगाना चाहिए, ठीक है। ये फर्टिलाइजर में क्या हो गया, मैं ज़्यादा काम अच्छे तरह से काम आएगा, ठीक है। तो सॉइल का अगर हम लोग को पीएच का वैल्यू पता नहीं होगा किसी सॉइल को, और पीएच किसी सॉइल के कैसे मेजर करेंगे, क्या करते हैं, एक पानी लेते हैं, जो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं ना अधिकारी लोग, मिट्टी की जांच करने के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े किसान जो होते हैं ना, वो अपने मिट्टी की जांच करवाती है कि हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू बताओ। तो वो क्या करता है, पानी आता है, पानी लेता है, इसमें थोड़ा मिट्टी मिलाया, उसके बाद छान के इसको पानी को निकाल लिया, इसमें क्या किया, इंडिकेटर डाल दिया। इस तरह से इंडिकेटर डालने के बाद क्या हुआ, पीएच की वैल्यू बता दिया, और पीएच से पता चल जाता है। तो फिर पीएच, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, ऑथोरिटी जो क्या करता है, किसान को, फार्मर को बताता है कि आपकी पीएच वैल्यू ये है, आप इसमें ये खाद डालो, उर्वरक डालो, ठीक है, ताकि आपकी फर्टिलाइजर होगी खेतों की अच्छी होगी। मान लो आपको एसिडिक नेचर है खेत की, तो उसमें क्या करना होगा, हमें बेस डालना होगा। तब आपको बताया था कि बेस क्या करता है, जब एसिड और बेस मिलता है तो इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, पता है ना। और ये नलीफाई करके क्या करेगा, एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज होकर के इसको एसिडिक नेचर क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। और आपको पता है रिएक्शन, बेस और एसिड का रिएक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपका एग्रीकल्चर में, मतलब सॉइल के केस में। अब चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं हम लोग, अरे भैया यहीं चलेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे इसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर पीएच, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या असर पड़ता है, हमारे पेट में क्या हुआ है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास HCl एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे क्या है, स्टोमक में होता है। स्टोमक ये क्या करता है, हेल्प करता है, इट हेल्प्स, किसको हेल्प करता है, इट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में ये हमारी मदद करती है। कौन सी एसिड, HCl एसिड। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग द डाइजेशंस, जब हम डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है हमारे पेट के अंदर, तो ये क्या करता है, स्टोमक प्रोड्यूस करता है टू मच, मतलब बहुत सारा HCl एसिड क्या होता है, टू मच एसिड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो कभी कभार देखते हो ना, जो पेटू लोग होता है क्या करता है, बहुत सारा खा लिया, ठूस लिया जाके, ठूसने के बाद क्या हुआ, अब उसको क्या बोलता है, हमको, हमें क्या हुआ, एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी हो गया, पेट फूल जाएगा, पेट में क्या इरिटेशन, पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये सब पेटू आदमी जो होता है ना, खादूर, उनको होता है, ठीक है। जो नहीं खाता है, बच्चे लोगों को नहीं होता है, हाँ, खादूर बच्चों को हो सकता है। तो इसलिए खाना पीना अच्छे से खाना चाहिए,
क्योंकि हमारे पास ड्यूरिंग जब डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन होता है तो क्या होता है उसमें HCl एसिड बनता है। यही HCl एसिड जो होता है एक्सेस अमाउंट्स ऑफ HCl एसिड बन जाता है तो क्या होता है पेन और इरिटेशन क्रिएट करना होता है। ठीक है, पेन एंड इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा ना खाओ, कम खाओ, अच्छा खाओ। ठीक है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ये जो एसिड का कहानी, ये जो पीएच का वैल्यू है, पीएच क्या वो डिसऑर्डर कर दिया हमारे शरीर को। तो अब क्या करते हैं इसको कट, ये डिस्टरबेंस जो किया हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, तो करेक्ट करते हैं इसको। कैसे करेक्ट करते हैं? टू करेक्ट द डिस्ट्रीब्यूट, जो हमारे डिस्टर्ब्ड है, हमारे भाई पेट को जो डिस्टर्ब कर दिया है, डिस्टर्ब पीएच रेंज। मतलब जो एसिडिक, अगर मान लो पेट में HCl एसिड बढ़ जाएगा, ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? एसिडिटी तो होना ही है, हमारे पेट को क्या होगा। और हमें पता है कि हमारे ऑर्गन्स की वैल्यू क्या है, 7.0 से 7.8। इसके बाद इसके बीच रेंज से अगर बढ़ता घटता है तो क्या होगा? इसको तो हार्म करेगा ही ना हमारे शरीर में। लेकिन ये एसिड इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारे जो पेट में बनते हैं ना उसका, तो ये एक स्टैंडर्ड थैली के अंदर बनती है, जो कि HCl एसिड को हमारे बॉडी पार्ट में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है। एक स्पेशल लेयर के अंतर्गत रहता है HCl एसिड। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बनने लगती है तो क्या होता है, उस लेयर को क्या होता है, पेन करना शुरू कर देता है, उस लेयर को हार्म करना शुरू कर देता है। तो करेक्ट द डिस्टर्बेंस, इस पीएच वैल्यू को क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। कैसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? बेस है हमारा। क्योंकि हमें पता है अगर कहीं भी एसिड हो गया होगा तो उसको क्या डालेंगे? बेस डालेंगे, तभी तो उसको नलीफाई करेगा ना। ये माइल्ड बेस है हमारी। ठीक है, इट यूज्ड एज अ मेडिसिन। तो अब तो डॉक्टर बन गए ना आप लोग, कि जहां भी बेसिक किसी को एसिडिटी हो उसको माइल्ड बेस दे दो। ठीक है, इसको ऑल्सो बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटासिड। एंटासिड बोलते हैं इसको। ठीक है, जो एंटी एसिड, एसिड का अपोजिट काम करेगा उसको बोलेंगे एंटासिड। मतलब माइल्ड बेस डाल करके इस पेटी को क्या करना है, पेट को, इसमें जो गैस बना है उसको कम करके थोड़ा सा चिपकाना है। ठीक है, तो एंटासिड क्या करता है? रिड्यूस्ड करता है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अब देखो हमारे टूथ डिके जो होती है, दांत पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि दांत बच्चों का बहुत ज़्यादा खराब होता है। चॉकलेट्स खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, तो उस वजह से क्या हो, दांत खराब होती है। अब क्यों? जो बच्चे ब्रश नहीं करते हैं उनका दांत खराब होता है। सुबह सुबह उठ करके ब्रश नहीं करता है ना, तो उसकी दांत खराब होती है। तो क्या बोलते हैं उसका, कैसे खराब होती है, तो उनको तो नहीं पता होता है। तो पीएच चेंज होता है। एक अलग एक हेडिंग डाल दीजिए, चेंज लीड्स टू टूथ डीके। मतलब पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके। अब देखो हमारे जो शरीर का अंग है, आपको पता है कि पीएच डिपेंडेंट होता है। जो टूथ कैमल होता है, हमारे इनेमल, टूथ इनेमल जो होता है, दांत जो होती है, अरे दांत बनाओ, दांत, ये जो टूथ है हमारी, ये किसकी बनी होती है? ये होती है हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की।
ये कैल्शियम फॉस्फेट का होता है और ये सबसे हार्डेस्ट होता है। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये हेल्प करता है हमारे खाना को टुकड़ों टुकड़ों काटने में। तो ये सबको पता है, खाना तो सब खाता है। अब बताओ, ये हार्डेस्ट है और कैल्शियम फॉस्फेट जो इनेमल्स है हमारी, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और ये सबसे हार्डेस्ट होती है। अगर हमारी माउथ की एक कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा पीएच वैल्यू को सब्सटेंस करते हैं, जैसे हम नींबू खाते हैं तो नींबू, लेमन, लेमन क्या होता है हमारा, लेमन तो एसिड ही है एक तरह से। ऑरेंज क्या है, तो ये खाने के बाद हमारे मतलब एक माउथ की एक कैपेसिटी होती है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है कि इतना तक पीएच रेंज को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, अगर माउथ की पीएच वैल्यू जो है हमारी, ये माउथ, इसकी पीएच वैल्यू जो है आपको 5.5, इससे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिलो हो जाएगा, मतलब बिलो करेगा, द डीके ऑफ द टूथ कैनाबल्स बिगिंस, मतलब इस दांत में क्या हो जाएगा, कैविटी बनना शुरू हो जाती है जब इससे कम होती है एसिडिक नेचर। मतलब 5.5 तक हमारा बर्दाश्त कर सकता है, इससे कम होगा तो ये कैल्शियम है ना हमारा। अब बताओ, हम कैल्शियम फास्फेट एसिड से क्या हो जाएगा, रिएक्शन करना शुरू करेगा, तो ये खाएगा ही ना इसको। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारे माउथ में क्या होगा, ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जब हम खाते हैं ना तो कहीं कहीं हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, डिग्रेड्स करता है द शुगर एंड लेफ्ट ओवर द फूड पार्टिकल्स। जो हम खाना खाते हैं ना, तो ये उसके खाना के ऊपर चिपक जाता है और ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड। एसिड हमारे माउथ में कहाँ से बनती है, जो फूड पार्टिकल्स होता है वो शुगर लेफ्ट ओवर हो जाता है उसके ऊपर और एसिडिक फॉर्मेशन होने लगता है। और ये माउथ्स में हमारे क्या होता है, आफ्टर ईटिंग के बाद क्या होगा, रिमेंस हो जाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है हमको, बेस्ट वे क्या होगा, प्रिवेंट करना होगा, इसको इसको बचाना होगा ना। तो बचाएंगे कैसे, प्रिवेंशन कैसे होगी, प्रिवेंशन होगी क्लीन द माउथ। भैया क्लीन तो करना पड़ेगा, माउथ क्लीन करना है, ब्रश करना है आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, आफ्टर ईटिंग फूड। और क्या करना है, टूथपेस्ट यूज करना है। कौन सा यूज करना है, बेसिक नेचर वाला। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट चीज हो गया, टूथ दी के पढ़ लिए भैया, कैविटी खत्म भी कर लिए, बेसिक नेचर वाला टूथपेस्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी कैविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेल्फ डिफेंस जो हमारी एनिमल्स होती है एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर, एक नया हेडिंग डाल लो। हेडिंग में पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, जो इंसेक्ट्स होता है हमारी, कौन सी इंसेक्ट्स होती है भैया, इंसेक्ट्स मधुमक्खी, हनी बी, बहुत खतरनाक होता है हनी बी। ये आंट, चींटी, बचपन में बहुत लोगों को काटा होगा ना उंगली में। ठीक है, जब ये काटता है ना, तो मान लो हमारे शरीर पर मैंने इस तरह से ये काटा, काटने के बाद क्या करता है, ये इंजेक्ट कर देता है। क्या इंजेक्ट करता है, एसिड इंजेक्ट कर देता है। ये जितने ये हनी बी है, आंट है, एक स्किन में क्या करता है, एसिड इंजेक्ट कर देता है। और एसिड इंजेक्ट होने के बाद क्या करता है, ये एसिड हमारे शरीर को, जो स्किन जो होती है, स्किन पर क्या करता है, कॉजेज पेन, पेन एंड इरिटेशन क्रिएट करता है। समझा, ये मधुमक्खी लोग ना बहुत बदमाश होता है।
मधुमक्खी हो गया, ये चींटी लोगों को क्या करता है, हमारे शरीर के पास क्या अपने वॉरफेयर मतलब अपना बचाने के लिए अपने आप को लगता है कि हमें ये क्या हार्म कर रहा है, बच्चे लोग क्या करते हैं, चींटी को परेशान करता है ना, फिर वो चींटी तुम लोग को परेशान कर देती है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जब वो क्या करता है, एसिड जो होता है स्किन में इंजेक्ट कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है, पेन और इरिटेशन। इसको बचा कैसे जा सकता है, इंजेक्ट कर देने के बाद क्या होता है, माइल्ड बेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक जो हमारे घर में बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया, मतलब हम एसिड बेस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भैया क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया एनर्जी के साथ, साल्ट्स। ये हमारा लास्ट है ना, SALTS, साल्ट्स, साल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लाइक कर दो, आप अगर आप देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो प्लीज, आई नीड योर सपोर्ट। भैया कर दो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, ताकि मैं आपको अगले क्लास में और अच्छे से आके पढ़ाऊंगा और मन लगा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, पढ़ते रहो, थैंक यू।